नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की उज्जैन की खबर के साथ। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगी होने के बाद भी एक बार फिर वीआईपी एंट्री को लेकर विवाद सामने आया है। ये आम श्रद्धालुओं को शिवलिंग के दर्शन केवल दूर से करने को मिलते हैं, लेकिन वीआईपी व्यक्तियों को गर्भगृह में प्रवेश मिल रहा है। अब एक वीडियो वायरल होने के बाद विवाद तब खड़ा हुआ जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे, उनकी पत्नी और 2 अन्य वीआईपी ने गर्भगृह में प्रवेश कर भगवान महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान सभी 4 लोग करीब 6 मिनट तक गर्भगृह में ही रहे। वीआईपी एंट्री का वीडियो वायरल होने के बाद महाकाल मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। आखिर शिंदे परिवार को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति कैसे मिल गई, जबकि वीआईपी एंट्री बंद है? तो वहीं महाकाल मंदिर में प्रशासक गणेश धाकड़ ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिंदे के परिवार ने वीआईपी दर्शन किए हैं गर्भगृह में जाकर, जबकि 1 साल से रोक है गर्भगृह में जाने से बावजूद इसके यहां पर जो है दर्शन पूजन किया गया। हालांकि अब इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि वीआईपी एंट्री, वीआईपी दर्शन, ये सारी ही चीजें या फिर किसी भी तरह का गर्भगृह में दर्शन जब बंद है तो फिर कैसे यहां पर दर्शन किया गया, आखिर क्यों किया गया? उज्जैन महाकाल में वीआईपी एंट्री पर प्रतिबंध के बावजूद भी कैसे दर्शन कर लिया गया गर्भगृह जाकर, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों शिंदे के बेटे ने वीआईपी दर्शन की है? हालांकि मंदिर प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जांच होगी और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अजय पटवा संवाददाता उज्जैन से साथ जुड़ गए हैं। अजय, जब 1 साल से प्रतिबंध है गर्भगृह में दर्शन करने पर, तो वीआईपी एंट्री कैसे हो गई? जी देखिए, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जो एंट्री जो है आम श्रद्धालु से लेकर तब सभी प्रकार के श्रद्धालुओं को गर्भगृह में जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी आम श्रद्धालु जो कई घंटों के इंतजार के बाद धक्का खाते हुए भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं, ऐसे श्रद्धालुओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे और उनकी पत्नी और उनके साथ में 2 अन्य लोग गर्भगृह में जाकर दर्शन करते हैं और 6 मिनट तक गर्भगृह में बैठकर दर्शन कर पूजन पाठ करके जो है आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। लेकिन इस प्रकार से जो वीडियो वायरल हुआ है, इसके बाद इसमें अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि जिस तरीके से आम श्रद्धालुओं को कई घंटों इंतजार करना पड़ता है और एक झलक पाने के लिए वहां पहुंचना पड़ता है, लेकिन उसमें भी वहां के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा जो है उन्हें तत्काल बाहर कर दिया जाता है। यानी 2 से 3 सेकंड भी श्रद्धालु वहां पर आराम से दर्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जिस तरीके से वीआईपीओ को इतनी देर गर्भगृह में रखकर उनको दर्शन कराए जाते हैं, कहीं ना कहीं मंदिर समिति का ये उसमें सबसे बड़ी लापरवाही है। जिस तरीके से मंदिर प्रशासक का कहना है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हर बार देखने में आता है कि जब इस प्रकार के वीडियो सामने आते हैं और वही लीपापोती की बातें सामने आती है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, जो भी प्रभारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन बिना परमिशन के कोई भी व्यक्ति गर्भगृह में नहीं जा सकता है। जब तक कि मंदिर समिति का जो प्रशासक होता है उसकी अनुमति के बिना कोई भी वीआईपी हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, वे गर्भगृह में प्रवेश तभी कर पाएगा जब परमिशन मिलेगी। ठीक है अजय, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। नेहा बग्गा मेरे साथ जुड़ गई है, बीजेपी की प्रवक्ता। नेहा बग्गा जी, वीआईपी दर्शन जब 1 साल से प्रतिबंध है इस पर, तो फिर कैसे हो गया यहां पर दर्शन वीआईपी नेताओं का? नेहा जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि अगर गर्भगृह में दर्शन हुए हैं तो निश्चित तौर पर जो वहाँ की अथॉरिटीज हैं मंदिर की, उनसे बातचीत करके उस प्रोटोकॉल के तहत वो दर्शन किए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि गर्भगृह में कोई दर्शन कर ही नहीं रहा है। लगातार गर्भगृह में भी जो वीवीआईपी मोमेंट्स हो रहे हैं उसमें दर्शन हो रहे हैं। और हाल ही में कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ नेता आए थे, उन्होंने भी गर्भगृह में दर्शन किया। आप हम सबके पास में सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर ये सारी रिपोर्ट उपस्थित है और मुझे लगता है कि
हर चीज पर जो विपक्ष बवाल मचाने का प्रयास करता है उस पर इन्हें बाज आना चाहिए। अगर वाकई में कांग्रेस पार्टी या अन्य लोग जो कांग्रेस के इस प्रश्न को उठा रहे हैं, भाई बाबू जंदेल ने कल जो शिवजी के बारे में कहा, पहले उस पर तो स्पष्टीकरण दे दे कांग्रेस पार्टी सामने आकर। इस पर मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। भूपेंद्र जी भी साथ में जुड़ गए हैं, एक कमेंट उनसे ले लूं। भूपेंद्र जी, वीआईपी दर्शन जब मना है गर्भगृह में, बावजूद इसके दर्शन हो रहे हैं, कहाँ लापरवाही? भूपेंद्र जी देखिए, ये व्यवस्था तो प्रशासन ने बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, और वो ही उसके उल्लंघन को अपने जो है कथित वीआईपी तो है नहीं किसी का लड़का, और उसके उल्लंघन को सही बता रही हैं। इससे आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। ये स्वेच्छाचारिता में विश्वास करते हैं, इनको जो है नियम कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, मोहतरमा बात कर रही थी कि जो है बाबू झंडेल, तो इनसे जरा पूछें कि इनकी जो है मंत्री थी कुसुम महदेले जी, उन्होंने भगवान शंकर के बारे में जो टिप्पणी की थी उस पे इनकी पार्टी ने कोई एक्शन लिया है या माफी मांग ली क्या है? ये परोपदेश कुशल बहुतेरे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। ये जो है बलात्कारियों की पूजा करते हैं, उनको जो है जेल से छूटने पे माला पहनाते हैं, बच्चियों से उनकी देखिए भूपेंद्र जी, चाहे बात कुछ भी हो, चाहे बात कोई भी हो, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, दूर दूर से आते हैं, कई घंटों इंतजार करते हैं एक दर्शन के लिए, और वीआईपी आते हैं आराम से गर्भगृह में, वो भी जहां पर जाना प्रतिबंध लगा हुआ है कि नहीं जाना है, गर्भगृह में दर्शन नहीं करना है, वो दर्शन करके आराम से चले जाते हैं। हालांकि इस पर अब जांच शुरू हो गई है, कार्रवाई की बात सामने आ रही है, देखना होगा कि क्या कार्रवाई किया जाता है। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी साथ जुड़ने के लिए। नेहा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। इंदौर की भी बात करेंगे। होटल में युवतियों के साथ पकड़ा गया युवक, युवतियों के साथ फैजान उर्फ गोल्डी पकड़ा गया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फ्लैट से इसे पकड़ा है, और आपको बता दें कि अवैध गतिविधि संचालित करने का इस पर आरोप है। नकली पिस्टल, एयरगन और तलवार भी बरामद की गई है। फैजान के मोबाइल चैटिंग की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। चलिए, होटल में युवतियों के साथ ये युवक जो है पकड़ा गया। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? महालक्ष्मी नगर के फ्लैट के अंदर, ये फ्लैट के अंदर जो फैजान मिला है, और फैजान ने इस फ्लैट को ले रखा था, और यहाँ पे हिंदू संगठन के जब लोग पहुंचे उस फ्लैट में, तो 3 लड़कियां भी फैजान के साथ मिली, जिसमें 2 लड़कियां दिल्ली के रहने वाली है और एक लड़की खरगोन के रहने वाली है। ये तीनों जो हिंदू लड़कियां हैं, आखिर उस फ्लैट में क्या कर रही थी, फैजान ने इनको अपने फ्लैट में क्यों रखा था, इस पूरे बात को लेकर अभी फिलहाल जांच चल रही है। लड़कियों के बयान लिए जा रहे हैं कि आखिर वो फैजान के साथ इस फ्लैट में क्या कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नकली हथियार जो आर्म्स है वो वहां से मिले हैं, और सेक्स टॉयज भी वहां से मिले हैं। आपत्तिजनक जो सामग्री है उस फ्लैट से मिली है, और आखिर इन सब चीज की इस फ्लैट के अंदर क्या जरूरत है, इसी चीज को लेकर काफी देर तक बजरंग दल, हिंदू संगठन, इनका हंगामा चलता रहा। बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया, क्योंकि एक तलवार भी वहां से मिली थी। और फैजान से पूछताछ जारी है। फैजान के मोबाइल में बहुत सारे वीडियो, अश्लील वीडियो, आपत्तिजनक वीडियो, कई सारे ऐसे वीडियो हैं जो लड़कियों के साथ वीडियो बनाए गए हैं, और बकायदा उसके मोबाइल से। लेकिन मिथिलेश, क्या कानून प्रशासन का खौफ इतना खत्म हो गया है? इंदौर में, जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है, खुलेआम लोग हथियार रख रहे हैं। देखिए, खुलेआम हथियार रख रहे हैं, और ये फैजान के पास से मिला, जिसने अपना जो नाम जो फैजान दूसरे लोगों से छुपा रखा था, वो अक्सर लोगों से गोल्डी बन के मिलता था, और साथ गोल्डी नाम बताने से पहचान उजागर नहीं होती थी। और अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, मामले की पूछताछ चल रही है, और आने वाले समय में इसमें और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं कि आखिर फैजान के इसके पीछे मंशा क्या थी, किस चीज को ऑपरेट कर रहा था फैजान, किसके कहने पे, क्या इसके पहले भी और कुछ लड़कियां साथ में रही फैजान को, तो हर एक चीज को लेकर अब जांच चल रही है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली में गैंगस्टर और उनके गुर्गों के कनेक्शन को तोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। पिछले कुछ दिनों के दौरान तिहाड़ जेल, मंडोली जेल और रोहिणी जेल सहित दिल्ली के अन्य जिलों में विशेष सर्च ऑपरेशन ड्राइव चलाया गया। तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा कैदियों के पास मोबाइल होने की संभावना के मद्देनजर
सर्च ऑपरेशन किया गया। कैदियों के पास से सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब 243 मोबाइल फोन जब्त किए गए। 1 अप्रैल से लेकर 15 अक्टूबर तक यानी कि करीब 197 दिनों तक विशेष जांच पड़ताल अभियान चलाया गया है। तिहाड़ जेल के वरिष्ठ सूत्र के मुताबिक जल्द ही तिहाड़ जेल और मंडोली जेल में नए जैमर मंगवाए जाएंगे जो मोबाइल फोन पर शिकंजा कसेगा। शंकर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शंकर, इन दिनों मोबाइल फोन के यूज का बहुत ज्यादा प्रचलन चला है जेलों से, इसके लिए अब क्या कुछ आगे किया जाएगा, क्या बातें सामने आई हैं शंकर? देखिए, पिछले कुछ समय के दौरान में जिस तरह से लगातार तिहाड़ जेल के अंदर और इसके साथ साथ दिल्ली स्थित मंडोली जेल की बात करें, रोहिणी जेल की बात करें, तो वहां पर जिस तरह से लगातार उन कैदियों के आसपास में तमाम जांच पड़ताल की गई जो जिसका संबंध जो है किसी गैंगस्टर के गैंग से या जो खुद गैंगस्टर रहा हो, तो उसके आसपास में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके तहत इन मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। और इसके साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन इस मामले पे भी जुटी है कि अभी पिछले कुछ समय के दौरान में जिस तरह से कई गैंगस्टर्स का और जिस तरह से बकायदा मोबाइल फोन का उनके द्वारा प्रयोग करने की जो जानकारी जिस तरह से निकल के सामने आई थी, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले पर तिहाड़ जेल और इसके साथ साथ दिल्ली के अन्य जेलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन और इसके साथ साथ जो सर्विलांस का जो काम है वो उसको आगे बढ़ाया गया। और इसके साथ ही जेल के अंदर में कोई मोबाइल फोन प्रयोग ना कर सके, इसके लिए आने वाले दिनों में कुछ नए जैमर्स जो हैं वो भी बकायदा मंगाए जा सकते हैं। और जैमर्स के मंगवाने से ये हो सकता है कि जो भी जो फोन को अगर कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करेगा तो वो नहीं कर सकता है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तमाम गतिविधियां जो हैं वो की जा रही हैं और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर कुछ और भी नए उपकरण जो हैं इन जेलों में देखे जा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी साझा करने के लिए। बहराइच में हाई अलर्ट। जी हां, बहराइच में जुमे की नमाज को लेकर आज पुलिस अलर्ट पर है। हिंसा वाली जगह सहित पूरे जिले में तमाम संवेदनशील जगहों पर पुलिस तैनात की गई है। अब तक हिंसा के नामजद 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि 13 अक्टूबर को बहराइच में मूर्ति विसर्जन के जुलूस निकालने के दौरान 2 संप्रदायों में हिंसा हुई थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी। जिसके बाद आज जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बहराइच में प्रशासन को लोगों को भी कहा गया है कि ज्यादा जरूरी हो तो ही आप बाहर निकलिए और अफवाहों में इस तरह के जो भ्रम फैलाने वाले पोस्ट हैं उनको बिल्कुल भी ध्यान में ना रखें। और साथ ही सोशल मीडिया पर भी निगरानी कड़ी है आज के दिन। अब तक 6 आरोपी अरेस्ट भी हो चुके हैं बहराइच में हुए मामले में। जुमे की नमाज को लेकर बहराइच में अलर्ट जारी किया गया है। हम इस वक्त उसी हिंसा वाली जगह महाराजगंज बाजार में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि अभी दुकानें बंद हैं, भोर का समय है, इसी वजह से लोग अब घर में हैं, लेकिन जो हिंसा हुई थी उसको लेकर बहराइच में शांति है और जगह जगह पे पुलिस फोर्स तैनात है। बता दें कि पीएससी की 12 कंपनियां तैनात हैं, आरएफ तैनात है, यूपी पुलिस भी तैनात है। तो कुल मिला के अब जो आक्रोश है वो धीरे धीरे कम होता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन लोग अभी दुकान नहीं खोल रहे हैं। हालांकि छतरपुर में बहराइच की घटना को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा कि वर्तमान में भारत देश में दंगा बहुत सरल हो गए हैं, गंगा बहुत दुर्लभ हो गई है। एक एक करके विशेष धर्म के लोग टारगेट कर रहे हैं। इस प्रकार की घटना सामने आ रही है ताकि हिंदू भयभीत होकर हिंदुत्व की बात उठाने वाले लोग और सनातन की चर्चा करने वाले लोगों को डाउन किया जा सके। बाबा ने कहा कि बहराइच की घटना बहुत ही निंदनीय है, मन बहुत खिन्न है। बहराइच की घटना के आरोपियों के एनकाउंटर पर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, कानून जो कर रहा है उस पर ना सवाल उठा सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। कानून भारत को विकसित देश बनाना है तो बिछड़े और पिछड़े लोगों को आगे लाना पड़ेगा। वर्तमान में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो बड़ी सोचनीय है। चाहे वो जितनी भी घटनाएं, चाहे वो अभी बहराइच वाली घटना हो, बहुत कठिन स्थिति। हिंदू बट रहा, एक एक करके निपट रहा। इसलिए हिंदुओं को बांटने से बचाने के लिए
किसी ना किसी को तो जमीनों पर, सड़कों पर लोगों के दिलों में पहुंचना पड़ा। हवाई जहाज और फॉर्च्यूनर से धर्म नहीं बचना, तो हमने प्रण लिया कि अब हम बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए पदयात्रा करें। भोपाल में जूनियर ऑडिटर के घर पर छापेमारी की गई। रमेश हिंगोरानी के घर पर नोट गिनने की मशीन मिली है। ये जूनियर ऑडिटर है। जूनियर ऑडिटर के घर में 3 लॉकर भी मिले हैं। एरोसिटी फार्म हाउस में संदिग्ध कॉल सेंटर भी मिला है। इंदौर भोपाल हाईवे पर करोड़ों की जमीन के दस्तावेज मिले हैं। लोकायुक्त के छापे में खुलासा हुआ है और यहां पर जूनियर ऑडिटर के घर पर छापेमारी की गई, जिसमें कि पैसे गिनने की मशीन के साथ साथ एक कॉल सेंटर के बारे में पता चला है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। सक्ती में तंत्र मंत्र के जाल में एक परिवार तबाह हो गया। 2 भाइयों की मौत से हड़कंप मच गया। तंत्र विद्या सीखने के दौरान मौत की आशंका जताई जा रही है। परिवार के 4 सदस्यों की भी तबीयत बहुत बिगड़ गई। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तांडुलडीह गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो सक्ती में तंत्र मंत्र के चलते 2 भाई अब नहीं रहे। ये विद्या जो है ग्रहण की जा रही थी तंत्र मंत्र से जुड़ी, लेकिन जो तंत्र मंत्र की विद्या है वो ही भारी पड़ गई है। बल्कि परिवार के कई लोगों की हालत तो खराब है। 2 भाइयों की मौत हो गई है। इसके बाद से ही दुख और शोक की लहर, पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। जांजगीर चांपा में पुलिस ने जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई की है। जिले के अलग अलग इलाकों में 19 जुआरी पकड़े गए हैं। आरोपियों से 30,000 से भी ज्यादा की नकदी जब्त की गई है। जुआ खेलने वाले 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कोंडागांव में सीएमएचओ के दफ्तर के बाहर लापरवाही का वीडियो सामने आया। यहां कचरे से सिरिंज फेंककर आग लगा दी गई। सिरिंज में एक्सपायरी जनवरी 2024 की ही थी, लेकिन समय जो है निकलने के बाद भी इस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि कुछ इंजेक्शंस ऐसे भी हैं, कुछ सिरिंज ऐसी भी हैं जिनके 2025 है एक्सपायरी। बावजूद इसके समय से पहले ही इन्हें कचरे में फेंक दिया गया और आग लगा दी गई। इस पूरे मामले में विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। सिरिंज को जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीर, कोंडागांव में सीएमएचओ के दफ्तर के बाहर लापरवाही का वीडियो सामने आया। कचरे में सिरिंज फेंक कर आग लगा दी गई। हालांकि इस तरीके से जो है नहीं वेस्ट को जो है जलाया जाता है, एक तरीका होता है। बावजूद इसके आप सोचिए कि अगर सिरिंज को इतने भारी मात्रा में यहाँ पर जलाया जा रहा है, जो इसका धुआं है वो आसपास के इलाकों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। समय से पहले ही कचरे में सिरिंज को फेंक दिया गया। एक्सपायरी डेट भले ही 2025 की हो, लेकिन इन्हें फेंक दिया गया और पूरे मामले में विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। कोरबा में एनटीपीसी प्रबंधन पर 1.5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया गया है। राखड़ परिवहन करने वाले वाहनों को ठीक तरीके से नहीं ढकने का आरोप है। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कार्रवाई की है। राख परिवहन पर 18 से 20 अक्टूबर तक प्रतिबंध लगाया गया है।
दुर्ग में माता के मंदिर में चोरी हो गई है। चोर के करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा कि चोर मंदिर में घुसा, उसने माता का आशीर्वाद लिया और फिर दान पेटी से नकदी चुरा ली। भिलाई के सेक्टर 4 सर्वेश्वर धाम की ये घटना है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव पर सियासत तेज होने लगी है। रायपुर दक्षिण जीतने के लिए कांग्रेस रणनीति बनाने में जुट गई है। प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज की अध्यक्षता में आज अहम बैठक होगी। प्रभारी सचिव विजय जांगिड़ बैठक में मौजूद रहेंगे। बूथ अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत भी होगी। बूथ स्तर के नेताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी। बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। रणनीति बनाने में पार्टियां जुट गई हैं। फिलहाल बात करें अगर कांग्रेस की, तो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की अध्यक्षता में आज अहम बैठक होगी। प्रभारी सचिव विजय जांगिड़ भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बूथ अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत आज होनी है। उज्जैन में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर भरतरी गुफा से लेकर पीर मछिंदरनाथ की दरगाह तक विशाल चादर यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा की अगुवाई भरतरी गुफा के गादीपति रामनाथ जी महाराज ने की, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल ने भी इस यात्रा में शिरकत की है और पीर मछिंदरनाथ को चादर अर्पित किए। और चलिए अब बात करेंगे ओरछा की, जहां विश्व प्रसिद्ध श्री राम राजा मंदिर में दर्शन के समय में परिवर्तन कर दिया गया है। ये प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। अब भगवान श्री राम राजा सरकार के दर्शन सुबह 9 बजे आरती के साथ होंगे और दोपहर 1 बजे राजभोग आरती के बाद पट बंद हो जाएंगे। तो वहीं शाम को 7 बजे मंदिर खुलेंगे और रात्रि 9:30 बजे तक शयन आरती के साथ पट बंद कर दिए जाएंगे। ये एक राजसी परंपरा है जो कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा शीतकालीन समय में परिवर्तन होता है। दर्शनों के समय में बदलाव की यह प्रक्रिया साल में 2 बार की जाती है। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।